ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपको इससे पहले ये बता रही थी जब हम डिस्कनेक्ट हुए कि फ्रेडरिक रसेल की जो अप्रोच है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, that is based on the idea, the concept in which he used to believe that a state needs nutrition and space to grow. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी एक बच्चे को बड़ा होने के लिए ग़िज़ा चाहिए, उसको जगह चाहिए जिसमें वो फैल सके, बड़ा हो सके, वो इंसान हो या पौधा हो, दरख्त हो, जो चीज़ भी होगी, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए होगी उसको, स्पेस भी चाहिए होगी। अब इंटरेस्टिंगली रसेल एक पसंदीदा थ्योरेटिशियन के तौर पे हमारे सामने नहीं आता सिंस ही वाज़ जर्मन, और ये यकीन किया जाता है, ये मानने वाले ये मानते हैं कि ही वाज़ द वन बिहाइंड हिटलर्स नाज़िज़्म, जिसकी वजह से हिटलर की अप्रोच डेवलप हुई और उसने दुनिया को जंगों में डाला, या उसकी एक स्पेसिफिक अप्रोच डेवलप होती है इसकी वजह से। इस वजह से और बहुत से दूसरे फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनिक थ्योरी को ऑब्सोल्यूट कंसीडर किया जाता है जियोपॉलिटिक्स के एरेना में, लेकिन टू मी दैट इज वेरी मच रेलेवेंट। आप आज भी देखें तो ये आज भी दुनिया में आप इसको होता हुआ देख सकते हैं। उसने हमें 7 लॉज दिए, इसकी डिटेल में जाए बगैर मैं सिर्फ लॉज के ऊपर आती हूँ क्योंकि हमें कम वक्त में कुछ समझना है। ये जो 7 लॉज हैं, ये वो हैं जो स्टेट के एक्सपेंशन पे, उसके फैलाव पे बात करते हैं। पहली चीज जो वो कहता है, वो ये कहता है कि द साइज ऑफ द स्टेट ग्रोज विद इट्स कल्चर। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पाकिस्तान में, अब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं क्योंकि हमारे लिए आसान है अपने माहौल को समझना। आप ये बताइए, आप में से कितने लोगों का ब्रॉट अप हुआ होगा उस जमाने में जब हमारे घरों में डिश एंटेनास थे और उसके बाद फिर केबल आनी शुरू हुई, तो उसके ऊपर इंडियन ड्रामाज आते थे। हर घर में ज़ी टीवी ऑन होता था, सोनी ऑन होता था, वो कल्चर, वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता हमारी इस हद तक हमारे अंदर आ गई कि हमारी अब ज़ुबान भी उससे मुतासिर हो चुकी है। जो चीज़ शुरू होती थी, अब वो शुरुआत हम कहते हैं, जो कि एक रेलेवेंट वर्ड नहीं है। आगाज़ होता है या शुरू होता है, शुरुआत जो कि हिंदी की एक टर्म थी। इसी तरह बहुत सी चीज़ें उस ज़ुबान से ज़ुबान में आ गईं, हमारे कल्चर मुतासिर हुए। तो इसके लिए रेचल ये कहता है कि किसी भी जगह किसी कल्चर का फैला दिया जाना, उस स्टेट का साइज़ खुद ग्रो करने के बराबर है। आज के ज़माने में आप देखिए, हम अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं कि ये अमेरिकन कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये चाइनीज़ कल्चर है। इसका ये मतलब है कि जब आपका सोचने समझने की सलाहियत इस हद तक मुतासिर हो जाए कि आप अपने रहन-सहन को, अपने रसूम-ओ-रवाज को बदलने लगें, तो ये भी दूसरी स्टेट की ग्रोथ के बराबर है। फिर वो दूसरी बात ये करता है कि सिर्फ बात इस पे खत्म नहीं होती, ये भी होता है कि दूसरी मैनिफेस्टेशंस भी इसमें आती हैं कि आपका लेवल क्या है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का, और आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस की ब्रॉडनेस क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट ऐसे मुश्किल समझ में आएगा, मैं एक आपको मिसाल देती हूँ। नेपाल ऊंचाई पे है, इंडिया उससे नीचे है। मतलब नेपाल हिमालयाज़ पे ऊंचाई की तरफ आ जाता है और इंडिया वहां से नीचे है। अब नेपाल से दरिया शुरू होते हैं क्योंकि हमेशा जो दरिया हैं वो हाइट से आते हैं नीचे की तरफ। दरिया की ये साइंस होती है कि वो हर साल में अपना रास्ता कुछ ना कुछ बदलता है, वो ईस्टवर्ड होता जाता है। अब वहां से दरिया जब नीचे आते हैं, सर्दियों के मौसम में बहुत एक्सट्रीम सर्दी है, तो वो दरिया जम जाते हैं। दरिया का जहां जहां रास्ता है, दरिया जम जाते हैं और जम के वो सुकड़ते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं इकट्ठा होके। उतनी सी जगह में जो इंडिया को जगह मिलती है, इंडिया वहां से कुछ मीटर आगे आ जाता है हर साल, और कुछ मीटर आगे आके वहां पे कहानी खत्म नहीं हो जाती। वहां पे आने के बाद वहां पे वो हल चला देता है, बीज डाल देता है, उसी बर्फ पड़ने के मौसम के दरमियान में ही। खा वो चारे के ही बीज क्यों ना हो, वो फसल उगाने की तैयारी कर लेता है। उसके बाद जब बर्फ मेल्ट होना शुरू होती है, मौसम बदलना शुरू होता है, तो जैसे ही पानी मिलता है, वो उगना शुरू हो जाता है, चारा या जो भी फसल उन्होंने लगाई हो। उसी अस्थना में चंद एक फैमिलीज़ को भी वो अपने सोल्जर्स जो हैं, वो फैमिलीज़ को ले आते हैं और वहाँ पे एक छोटी-सी आबादी डेवलप करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे रीजन में जो सब कॉन्टिनेंट आप समझ लीजिए, इस रीजन में एक उसूल ये है, आप में से शायद बहुत से बच्चों को अंदाज़ा भी होगा कि
जब ज़मीन आप ज़राई ज़मीन खरीदते हैं या कुछ भी, तो आपका कब्ज़ा उस वक़्त मुकम्मल होता है जब पहली फसल तैयार होती है। तो जब तक नेपाल कुछ कर सके वो फसल उगना शुरू हो जाती है और वहाँ पे इंडिया अपने लिए एक छोटी-सी सेटलमेंट बना लेता है। उस तरीके से होता क्या है कि हर साल वो श्रिंक होता जा रहा है, नेपाल पीछे की तरफ जा रहा है और इंडिया आगे जा रहा है और इस मामले को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी नेपाल लेके जा चुका है। इस पे इंडिया ने उन्हें ये कहा है कि हम आपके ऊपर सारी पाबंदियाँ लगा देंगे अगर आपने इस मामले के ऊपर आप ज़्यादा बोले या आपने इसको ज़्यादा हाइलाइट किया। लेकिन नेपाल अब समझ चुका है क्योंकि उसकी बहुत बड़ी टेरिटरी आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया में शामिल हो गई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि इंडिया अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को उसको ब्रॉड कर रहा है थ्रू एग्रीकल्चर। वो जाता जा रहा है उसकी सरहदों के अंदर और ये उनके लिए एक मसले का बायस बन चुका है। तीसरा लॉ कहता है कि ग्रोथ ऑफ द स्टेट प्रोसीड्स बाय एनेक्सेशन ऑफ स्मॉलर मेंबर्स इनटू एग्रीगेट। आपसे जो छोटा है, उसको एनेक्स कर लीजिए। और एनेक्सेशन में क्या होता है कि आप जब उसको एनेक्स करते हैं, तो एनेक्सेशन के बाद उस इलाके की उस जो छोटा मेंबर है, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी इकोनॉमी और उसके डिफेंस को आप खुद हैंडल करने लग जाते हैं और आप उसके सारे मामलात में, उसकी इवन पॉलिटिकल मामलात में भी आप ही दखल-अंदाज़ी कर रहे होते हैं और आप ही चला रहे होते हैं। बेसिकली आप उसको अपनी सब स्टेट बना लेते हैं, सब सिस्टम बना लेते हैं। तो ये भी वो ये कहता है कि आप ग्रो यूँ भी कर सकते हैं कि आप एनेक्स कर दीजिए छोटे मेंबर्स को और अपना साइज़ बढ़ा लीजिए। फिर वो 4th लॉ में ये बताता है कि अब ये जो पॉइंट है 4th लॉ ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट पॉइंट है आज के ज़माने में भी। द बाउंड्री इज़ अ पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ द स्टेट। हम सबको पता है कि जो हमारा सरहदें हैं, ये स्टेट के जो सेंटर है उससे दूर हैं, पेरिफेरी है, यानी साइड के इलाके जो होते हैं इनको मुझे याद नहीं आ रहा उर्दू का क्या हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नवाही इलाके। हम उस तरफ देखें तो सेंटर डेवलप्ड होता है और जो गिरदो-नवाह होता है, जो हमारे बॉर्डर्स वाले एरियाज़ होते हैं, ये बैकवर्ड होते हैं। जबकि आपको रेक्टल ये बताता है कि ये जो इलाके हैं जिसको आप पेरिफेरी समझते हैं, दिस इज़ द बेयरर ऑफ इट्स ग्रोथ एज़ वेल एज़ इट्स फोर्टिफिकेशन एंड टेक्स पार्ट इन ऑल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्टेट। अब ये ग्रोथ के बेयरर इस तरह हैं कि आम तौर पे जो सरहदी इलाके हैं, यहाँ पे आपकी ज़राई ज़मीनें मौजूद होती हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट वैसी नहीं होती, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं होता, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है, तो वो आपको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसी तरह वो आपको मजबूती देता है, फोर्टिफाई करता है आपको, स्ट्रेंथ दे रहा होता है, न्यूट्रिशन दे रहा होता है और वो आपकी हर तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा होता है, तो आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्ट्रेंथन योर पेरिफेरीज़। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सड़कें बनाइए ताकि ये जो ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, ये ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल की सूरत में भी होगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि एक हमारा आम कंसेप्शन ये है कि जो विलेजेस हैं या बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसके मुकाबले में जो शहरों में आबादी के बढ़ने की रफ्तार है, उससे ज़्यादा रफ्तार वहाँ है। तो आपके पास ह्यूमन कैपिटल भी वहाँ से मिलेगा, आपको वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ग्रोथ भी नज़र आएगी, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी है और इवन वहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के भी चांसेस हो सकते हैं। तो वो ये कहता है कि इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, ये असल में आपकी ताकत है। और फिर अगले लॉ में वो आपको ये बताता है कि जब आप ग्रो करना शुरू हो जाते हैं कि वंस यू आर इन द पोजीशन व्हेन यू फील योरसेल्फ सेफ इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ the area which you are controlling, the territory on which you are having your rule of law, then the state will start thinking about having better political situation or better political position in the international system. आप इंटरनेशनल सिस्टम में इज्जत चाहते हैं, आप इंटरनेशनल सिस्टम में चाहते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल हो, कोई ये ना कहे कि आप लैंड ग्रैबर हैं, कोई ये ना कहे कि आपने ऑफेंस किया है किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करके, तो उसकी वजह से फिर वो अपने सॉफ्ट इमेज को बढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि आपको फिर एक पॉलिटिकली वैल्यूएबल पोजीशन देता है। अब पॉलिटिकली वैल्यूएबल पोजीशन के एक आपके सामने में एक तस्वीर का एक रुख रखती हूँ। इंटरनेशनल लॉ क्या है? ये बाइंडिंग नहीं है। फिर हम क्यों इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं?
हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मैरीटाइम जोन्स को मान लेते हैं कि ये मैरीटाइम जोन है। इंटरनेशनल लॉ आपको बताता है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ तक टेरिटोरियल वाटर, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक कंटीजियस जोन है, इससे आगे आपके पास ईईजी है। आप मान लेते हैं, क्यों मानते हैं? आप इसलिए मानते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को जब भी आप फॉलो करेंगे तो इसका ये मतलब है कि यू आर गिविंग योर गुड फेस टू द वर्ल्ड। आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप जिम्मेदार रियासत हैं और आप दुनिया में अमन और सुकून चाहते हैं और आपके बारे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन होता है। इसी तस्वीर को, इसी चीज को हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो अफगानिस्तान में तालिबानाइजेशन, जब ये टर्म है, ये तालिबान का जिक्र आता है तो इसेंशियली हमारे जहनों में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई है वो उनके हिसाब से, डिस्पाइट द ट्रुथ दैट दे हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप देयर, उसके बावजूद एक नेगेटिविटी हमारे जहनों में आती है उनके हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकली वैल्यूएबल पोजीशन नहीं अटैक कर सके इस इंटरनेशनल सिस्टम में। उनकी पॉलिसीज, उनकी अप्रोच, उनका उनका सियासत करने का अंदाज दुनिया के साथ मुताबिकत नहीं रखता। तो आप जब ग्रो करते हैं, जब आप कहीं पे एक ताकत के उस दायरे में आ जाते हैं, तो फिर आपको हर हाल में इस चीज पे काम करना है कि आप एक अच्छी पोजीशन दुनिया में ले सकें और आपका जिक्र खैर के अल्फाज में हो, ये ना कहा जाए कि आप बुरे हैं। और सिक्स लॉ हमें ये बताता है, अच्छा अब ये जो सिक्स लॉ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको बताता है कि जब भी कोई स्टेट अपने एरिया को बढ़ाती है, स्पेशल ग्रोथ यानी इन टर्म्स ऑफ स्पेस अपनी ग्रोथ करती है, मतलब ये कि वो दूसरे इलाकों पे कब्जा करती है। जिस तरह इसने पहले आपको कहा कि अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो छोटे इलाके को, छोटे मुल्कों को, कमजोर टेरिटरीज को एनेक्स कर लीजिए। तो वो ये कहते हैं हम तो इतने मासूम हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमें तो ये उकसा रहा है छोटा या कमजोर मुल्क कि वो छोटा है, वो कमजोर है, तो जाओ उसको कंट्रोल कर लो। वो ये कहता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जो स्टिमुलस है, जो उसकी ड्राइविंग फोर्स है, वो उसी मुल्क की तरफ से आ रही है जो कमजोर है, जो बाहर बैठा है, मुल्क की सरहद से बाहर है लेकिन वो वीक है, और वो हमें दावत दे रहा है एक तरह, क्योंकि वो कमजोर है, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो जाओ उस पर अटैक कर लो। अब इस कानून को आप देखिए, अब कहने को ये नेशन स्टेट के खिलाफ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये होता है। बड़े मुल्क छोटे मुल्कों पे अटैक करते हैं, बड़े मुल्क उन मुल्कों पे अटैक करते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं और आप उनको रोक नहीं सकते। जब यूएसए ने इराक पे अटैक किया था तो यूनाइटेड नेशंस के कहने के बावजूद, सिक्योरिटी काउंसिल के कहने के बावजूद किया था, उन्हें कोई नहीं रोक सका था। तो उसके लिए कसूरवार वो ये नहीं समझते हैं कि वो यूएसए कसूरवार है, वो ये कहते हैं कि इराक कसूरवार है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं। और इसका जो सेवंथ लॉ है ये बात करता है कि जब एक दफा ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि जब टेरिटरीज एनेक्स की जा रही हैं, जब दूसरे इलाकों को अपने में मिलाया जा रहा है, तो ये फैलना शुरू हो जाता है, ये एक टेंडेंसी बन जाती है। जैसे बीमारी एक से दूसरे को लगती है, दूसरे से तीसरे को लगती है, तो ऐन मुमकिन है कि अगर एक स्टेट अटैक कर रही है दूसरी पे, तो तीसरी का दिल करे कि वो चौथी पे अटैक कर ले। तो ये एक टेंडेंसी के तौर पे हमें ये चीज नजर आएगी पूरी दुनिया में कि दूसरी स्टेट्स को भी इनकरेजमेंट होगी कि वो भी बाकी मुल्कों की सरहदों की के ऊपर हमला करें और उनको खुद में शामिल करें। और इस तरीके से वो ग्रोथ के कॉन्सेप्ट पे बात करता है कि ये वो 7 लॉज हैं या वो 7 चीजें हैं जिसके थ्रू कोई भी स्टेट एक्सपैंड करती है। अब हम आते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। मुझे काइंडली एक दरमियान में बताते जाइए कि अगर हम कनेक्टेड हैं, मारिया या डॉक्टर फैसल, काइंडली माइक अपने पास रखिए और कुछ देर बाद मुझे बता दीजिए। जी मैम, कनेक्टेड है, लेक्चर बिल्कुल सही जा रहा है। Thank you very much. So the next approach or next theory is sea power. Now sea power is again another very strong, very interesting theory which is being followed by several countries and they are quite successful in it. वक्त के साथ इसके फीचर्स चेंज हुए हैं, लेकिन ये जो थ्योरी है ये
जहां से शुरू हुई वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्फ्रेड था महान वाज एन एडमिरल, और उसने 1890 में अपना एक पूरा थीसिस डेवलप किया। उसने उसके लिए 3 बुक्स लिखी, और वो ये बात करता है कि सी पावर के होने का क्या असर होता है दुनिया में। जो चीज उसने स्टैब्लिश की वो ये की कि हर वो एम्पायर जिसके पास समंदर था वो लंबे अरसे तक चली, वो लंबे अरसे तक मजबूत रही। और वो हर वो एम्पायर जिसके पास समंदर नहीं था, या उसे समझ नहीं आई समंदर को हैंडल करने की, तो वो इवेंचुअली खत्म हुई। अगर हम इसको अप्लाई करें, इस वाली चीज को एक अंडरपिनिंग इसकी करते हैं, तो हमारे सामने इस चीज की सपोर्ट में 2 एम्पायर्स आती हैं। मंगोल्स, उनके पास समंदर नहीं था, और समंदर ही उनको रोकने का एक तरह सबब बना। वो समंदर में मजबूत नहीं थे, वो चूंकि लैंडलॉक्ड थे, तो वो इवेंचुअली जल्दी कंट्रोल हो गए, ये जल्दी खत्म हो गए। और इसी तरह एक और एम्पायर ऐसी है जिसके पास समंदर था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि समंदर की अ, जरूरत क्या है। वो थे मुगल्स। मुगल्स के पास का डायरेक्टली समंदर की एक्सेस तो बहुत लिमिटेड थी। वो ज्यादातर जरा दरमियान के इलाकों में थे, और पेरिफेरी पे प्रिंसली स्टेट थी। लेकिन सब कॉन्टिनेंट पे जब आप अप्लाई करें तो हमें बड़ी मजबूत कोस्टल स्टेट्स नजर आती हैं, जिन्होंने बहुत अरसे तक एक्सटर्नल फोर्सेस को उन्होंने रेजिस्ट किया। आप टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, हैदर अली के बारे में पढ़ रहे हैं। लाइक मिसौर हमें नजर आता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रियासत थी। आपको गुजरात बड़ा मजबूत नजर आता है, आपको आगे देवल नजर आता है जो ठट्ठा वाली साइड थी, ये बहुत मजबूत थी। आपको आगे गवादर वाली साइड नजर आती है, मतलब मकरान वाली साइड, जो बहुत मजबूत थी। तो इस हिसाब से ये बात वाकईतन दुरुस्त लगती है कि हर वो मुल्क जिसके पास समंदर था और उसने उसको इस्तेमाल किया, वो बहुत अरसे तक दुनिया पे हुकूमत करता रहा। हर वो जगह, लाइक आप रोमन एम्पायर को देख लीजिए, आप ग्रीक एम्पायर को देख लीजिए, आप ऑटोमन्स को देख लीजिए, आप ब्रिटिश एम्पायर को देख लीजिए, आप डच को देख लीजिए। हर एक वो एम्पिरिकल पावर जिसको समझ आ गई थी समंदर कैसे इस्तेमाल करना है, वो मजबूत हुए। तो यहाँ से उसने अपनी बात शुरू की। उसने ये कहा कि वर्ल्ड डोमिनेशन went to those nations who won and retained control of the sea। अब कंट्रोल ऑफ द सी कैसे? अब ये 2 तरह वो समझता है इस चीज को। हम जब आम तौर पे ये सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हम सबके ज़हनों में एक ही चीज आएगी, वो है आपकी नेवी, यानी नेवल फोर्सेस, यानी वो अफवाज जिनको हम बहरी अफवाज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डोमिनेशन जो महान कहता है, दैट इज नॉट अबाउट द नेवल फोर्सेस, दैट इंक्लूड्स अ मर्चेंट नेवी, रादर ही फोर्सेस दैट मर्चेंट नेवी नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड। आप ट्रेड करेंगे तो आप मजबूत होंगे। आप फौज बनाते हैं, आप बंदूक खरीदते हैं, बंदूक के लिए गोली कहाँ से आएगी? पैसे से। तो पैसा कहाँ से आएगा? इकोनॉमी से। तो आप अपने मुल्क में जो चीजें बनाएंगे, क्या आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? नो वे। आपकी प्रोडक्शन की एक लिमिट है जो आपके मुल्क में इस्तेमाल होगी, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है। असल में मुल्क में पैसा आता है एक्सपोर्ट करने से, इंपोर्ट करने से पैसा नहीं आता। और उसने इसी राज को समझा, और उसने इसी को लेके बात शुरू की। उसने बेसिकली जो आइडिया दिया वो ये था कि समंदर एक हाईवे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये कहीं पे भी डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे होते, और ये हकीकत है। हम लोग जो समंदरों से मोहब्बत करते हैं या समंदरों के ऊपर रिसर्च करते हैं, आई ऑलवेज यूज टू से दैट सी कनेक्ट्स एंड लैंड डिवाइड्स। आपके टुकड़े जमीन कर रही है, जमीन पे सरहदें हैं, समंदर में तो सरहद नहीं है। समंदर तो पूरे का पूरा जुड़ा हुआ है, इंसानों को समंदर जोड़ता है, और जमीन इंसानों को अलग करती है। तो इस समंदर एक ग्रेट हाईवे के तौर पे वो लेता था। वो ये कहता था कि ये वो हाईवे है जिस पे कंट्रोल होना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप हाईवे के ऊपर रहते हैं, आप कंट्रोल में हैं, मोटरवे पुलिस वहां पे है, वो आपको महफूज रखेगी। आप इधर उधर निकल जाएंगे तो आप महफूज नहीं रहेंगे। तो वो ये कहता है कि वो जो आइडेंटिफाइड रास्ते हैं, उनके ऊपर रहने की जरूरत है। आप उन्हीं आइडेंटिफाइड रास्तों पे रहेंगे
जिनको आज के ज़माने में हम जानते हैं सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से। वो उस वक़्त उनको लाइन्स ऑफ ट्रैवल समझा जाता था कि ये वो जगह हैं, बिल्कुल उसी तरह जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो आप सड़क को ही फ़ॉलो करते हैं, आप दाएँ-बाएँ अपनी मर्ज़ी से सड़क से नहीं उतरते हैं। तो वो ये कहता था कि आपके पास जितनी भी लाइन्स ऑफ ट्रैवल हैं या ये कॉमन स्पेस या हाईवे जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ योर विजिबिलिटी कि आपके वहाँ पे कितने जहाज़ मूव कर रहे हैं। ये विजिबिलिटी वहाँ पे हो कि आपकी कितनी तिजारत समंदर के ज़रिए होती है। हर एक को पता हो कि अच्छा ये मुल्क है जिसकी तिजारत बहुत ज़्यादा है। तो जब तिजारत हो रही होगी तो ऑब्वियसली एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको नेवल फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। तो उसने इस सारी चीज़ को जोड़ दिया कि आप तिजारत एक नेचुरल चीज़ है, आप करेंगे तिजारत। तिजारत करने के लिए आपको सड़कें चाहिए मतलब समंदर के रास्ते चाहिए। स्लॉक्स उनको हम कहते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन या आज के ज़माने में एक और टर्म भी हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो इंटरनेशनल शिपिंग लाइन्स होती हैं, तो हम उसका नाम भी लेते हैं। तो उस ज़माने में उसने ये कहा कि जहाँ से आप तिजारत कर सकें वो रास्ते भी आपको चाहिए और वो रास्ते जब आपके पास होंगे तो फिर आपको उनकी हिफाज़त के लिए फ़ौज भी चाहिए, नेवी भी चाहिए। तो ओवरऑल जो पिक्चर हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जो सी पावर है ये वो है जो सी की ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जुड़ी हुई पावर है यानी सी ट्रांसपोर्ट को जो हैंडल करती है या उस पे सेंटर्ड होती है ये वो पावर है जो वहां से आएगी या जनरेट होगी। इससे आगे अगर हम चलें तो बिल्कुल उसी तरह जैसे रेड्सल के 7 लॉज हैं महान के 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब आप में से वो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है समंदर में, वो तो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बाकी लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी ये बात क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि इसकी एप्लीकेशन आपको अपने ही जगह के ऊपर रहते हुए या हमारे इंटरेस्ट के एरिया में मैं दूँ और आपको समझ में आ सके। पहला एलिमेंट जिसके बारे में महान बात करता है, वो ये है स्टेट की जियोग्राफिकल पोज़ीशन। आपका मुल्क कहाँ वाक़ है? अगर तो वो लैंडलॉक्ड है like Afghanistan, like several other countries, like several countries of Central Asia, अगर आप लैंडलॉक्ड हैं, तो फिर तो पहली ही बात खत्म होगी, कहानी ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि आपके साथ समंदर का कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा लगता है, तो फिर वो पहली चीज है जहां पे सी पावर बनने की पहली प्री रेक्विजिट पूरी होगी या पहला एलिमेंट हासिल होगा कि क्या आपके पास समंदर है। दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा प्रीरेक्विजिट है, वो ये है कि स्टेट के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं समंदर के साथ-साथ। लाइक आपकी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? अगर आपके पास बहुत रॉकी कोस्ट लाइन है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी वहाँ पे हार्बर्स और पोर्ट्स बनाने में, तो ये भी आपका फिजिकल फीचर है। आपके पास नेचुरल पोर्ट्स कितनी है, वहाँ पे समंदर की गहराई कितनी है और वो हार्बर्स या वो पोर्ट्स कितने महफूज हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो 2 टर्म्स बोल रही हूँ, हार्बर और पोर्ट्स, इसको समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को पता हो, उनके लिए ये कि उनके लिए एक तरह याददाश्त ताज़ा हो जाएगी उनकी इसके हिसाब से। पोर्ट्स वो होती हैं जहाँ पे आके शिप्स और वेसल्स टेम्परेरीली अपने आप को स्टेशन करते हैं ताकि वो जिस काम से आए हैं लाइक अगर वो पैसेंजर्स के हिसाब से आए हैं तो वो हो जाए, अगर वो कार्गो वाले हैं तो लोडिंग अनलोडिंग का प्रोसेस हो जाए। वहां पे वो एक सर्टेन टाइम पीरियड से ज्यादा रुके नहीं रह सकते। अगर उन्हें रुकना है, अगर उन्हें अपने आप को पार्क करना है तो दे नीड टू गो टू द हार्बर। फिर इसी तरह हार्बर्स में फिशिंग हार्बर्स होती हैं जहाँ पे फिशिंग बोट्स आके रुकती हैं या वहां से चलती हैं और लोड और अनलोड करती हैं। तो हार्बर आप समझ लीजिए कि पार्किंग लॉट हो गया और जो पोर्ट हो गया वो है जो इसेंशियली आपके कमर्शियल पर्पसेस को एड्रेस कर रहा होता है। तो आपने ये देखना है कि आपकी कोस्ट लाइन कितनी लंबी है, आपके पास नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या है, वो जगह कैसी है जहाँ पे पोटेंशियल पोर्ट्स बन सकती हैं या आने वाले वक्तों में आप हार्बर बना सकते हैं।
समंदर कितना गहरा है। हम सब बात करते हैं गवादर की, कि गवादर नेचुरल डीप सी पोर्ट है। इसका ये मतलब है कि वहां पे ड्रेजिंग नहीं करनी पड़ती। ड्रेजिंग वो एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो करना वहां पे भी पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल 100% नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि नेचुरली समंदर गहरा है। ये नहीं है कि आपको बहुत सारा या हर वक्त बड़े बड़े ड्रेजर्स लगे हों और समंदर को गहरा कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे नदी नाले पहाड़ों से चलना शुरू होते हैं, दरियाओं में आके मिलते हैं, तो ऊपर से कंकर पत्थर आता जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं से नहरों में सिल्ट के रूप में होता है, जिसको आप नहरों में भल सफाई भी करते हैं कि रोक लेते हैं नहरें और साफ करते हैं बीच में से वो रेत। उसी तरह समंदरों में भी पोर्ट्स पे, हार्बर्स पे, उन रास्तों पे या चैनल्स जिनको हम कहते हैं जहाँ शिप्स ने चलना होता है, उनको हम ड्रेजिंग करते हैं, उन्हें गहरा करते हैं, ताकि अगर कहीं कोई कंकर आ गए हैं, पत्थर आ गए हैं बड़े, बहुत ज्यादा रेत आ गई है, उसकी गहराई कम हो रही है, तो उसको साफ करना पड़ता है। अब नेशनल डीप सी पोर्ट में ये एफर्ट कम है। बिल्कुल हमारे साथ चाबहार है। चाबहार डीप सी नहीं है, वो बहुत शैलो है, क्योंकि वो बहुत रॉकी है, बहुत शैलो है। वहां पे ड्रेजिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। उसके नेचुरल जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं कि वहां पे आप नहीं कर सकते। तो फिजिकल फीचर्स भी आपको एक सपोर्ट मिल रही है कुदरत की तरफ से। और जो तीसरा इसका एलिमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो बात करता है कि जो एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी, आपकी उस टेरिटरी का क्या फैलाव है, और वो फिजिकल ज्योग्राफी का जो उस टेरिटरी की ज्योग्राफी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ मैच करती है या नहीं। अब ये बड़ा ही डिफरेंट पॉइंट है। इसको मैं आपको यूं एक्सप्लेन करती हूँ कि एक कोस्ट लाइन है, एक मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, यानी उसकी साहिली पट्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन पीछे मुल्क छोटा है, या उस मुल्क में आबादी बहुत कम है और उस एरिया में बहुत कम लोग हैं, तो उसको कोई फायदा नहीं है इतनी बड़ी कोस्ट लाइन का, उसकी तो नीड्स ही बहुत कम है। फिर इसी तरह एक मुल्क बड़ा है, उसका जो हिंटरलैंड है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है, जो उसकी कोस्ट है, वो बहुत नैरो है। तो एक वक्त में वो बहुत सारे शिप्स को या बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी को या शिपिंग एक्टिविटी को हैंडल नहीं कर सकेगा। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तो इस सूरत में ये भी पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी को, मतलब उसका जो फैलाव है, उसका जो एक्सपेंस है, उसको आप देखें कि वो ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस हिसाब से फिर ये करेंगे। फिर इसकी एक दूसरी सूरत ये है कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी में आपका फीचर ये है कि आपका मुल्क के पास जहाँ आके समंदर लग रहा है, वो बहुत ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका और नीचे समंदर आके लग रहा है। Would be very difficult for the state to ensure all kind of infrastructure to develop on that rocky coast। तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक मुतवाजन चीज होना जरूरी है। अब इन पहले तीन एलिमेंट्स को आप देखिए, ये तीनों एलिमेंट्स वो हैं जो नेचुरल हैं। इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, सिवाय इसके कि वो कुछ बना लेगा और कुछ बिगाड़ लेगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल एलिमेंट्स है। लेकिन अगले तीन एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये हमें एक बहुत खूबसूरत, बहुत रोजी पिक्चर देगा। अगला एलिमेंट है नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन। नंबर ऑफ इट्स पॉपुलेशन डज नॉट मीन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। महान बिल्कुल बात नहीं करता उस मुल्क की पॉपुलेशन की, रादर ही टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ दैट कोस्ट लाइन। उस साहिली पट्टी पे नेटिव पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि मैं, आप और वो लोग जो मैदानी इलाकों के हैं, उन लोगों के लिए जाके समंदर की ज्योग्राफी को या साहिल की ज्योग्राफी को समझना बहुत मुश्किल है। एक बच्चा जो फिशरमैन कम्युनिटी में पैदा हुआ, पला बढ़ा, हम आप पैदा होते हैं, चलना सीखते हैं, तो हम क्रॉल करते हैं, फिर हम चीजें पकड़ के चलते हैं। उनका बच्चा तो जब क्रॉल करता है तो उसके बाद स्विमिंग उसके जीन्स में आ जाती है। वो हमसे और आपसे ज्यादा बेहतर समंदर का मिजाज जानता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम में से किसी एक के फादर अगर फार्मर होंगे, तो नेचुरली वो बच्चा अपने घर में जो बात सुनेगा, समझेगा, वो
काश्तकारी से मुतालिक होगी तो उसे पता होगा कि अब ये जो मौसम है इसमें कौन सा बीज उगाना है। इसी तरह जो फिशरमैन का बच्चा होगा उसे पता होगा कि इस मौसम में कौन सी फिश पकड़ी जाएगी। तो वो जो नेटिव पॉपुलेशन है उसका होना इलाके में ज़रूरी है। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, रादर ही टॉक्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ दैट सर्टेन एरिया और दैट कोस्ट लाइन। फिर वो बात करता है कमर्शियल माइंडेडनेस और अदरवाइज द नेशनल कैरेक्टर। अब इसको रिलेट कीजिए ऊपर वाले पॉइंट से। वो लोग जो वहां पे रहते हैं वो फिशरमैन भी हो सकते हैं। बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो समंदर के साहिलों पे रहती हैं और उनका रिस्क जुड़ा हुआ है समंदर के साथ। तो क्या उन्हें पता है कि वो किस खजाने को संभाले हुए हैं? क्या उन्हें पता है कि उसका कमर्शियल इस्तेमाल क्या है? क्या वो खाली मछली पकड़ के उसको खा लेना, अपना पेट भर लेना समझते हैं, या उनको ये पता है कि मछली पकड़ के बेचनी है? अब इस यहाँ पे कमर्शियल माइंडेडनेस से जन्म लेती है एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी। मछली पकड़ी, मिडलमैन को दे दी और मिडलमैन ने कम दामों में मछली खरीदी और वो बड़ी मार्केट में चला गया थोड़ा-सा सफर करके और मछली वहां बेच आया बड़ी मंडी में। तो पैसा आ गया मिडलमैन के पास, मछेरे के पास रहा थोड़ा-सा पैसा। तो वो बात करता है महान आपके लिए कि क्या आप कमर्शियल माइंडेड हैं? वो पॉपुलेशन जो वहाँ पे है, उनके नेशनल कैरेक्टर में, यानी उनके बढ़ने-फूलने में, उनके कॉग्निटिव बिहेवियर में, कि ये उन्हें एहसास है कि उनके पास इतना बड़ा खजाना मौजूद है जिससे वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और आखिरी पॉइंट वो ये कहता है कि यहाँ पे किरदार होता है गवर्नमेंट का, कि वो क्या रोल प्ले करती है, वो किस तरीके से समझती है उन लोगों की ज़रूरियात को और उस नंबर ऑफ पीपल को। अब पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। आपके पास कितने बच्चे हैं, आपके पास कितने यूथ है, आपके पास कितने दरमियानी उम्र के लोग हैं, या कितने बूढ़े लोग हैं, या कितने बीमार और माजूर हैं, या इस पूरी आबादी में औरतों और मर्दों का क्या बैलेंस बनता है, ये सब चीजें, और उसके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। वो पॉलिसीज बनाएगी यहाँ पे इन तमाम चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि लोकल पॉपुलेशन को वो है। यहाँ पे ऑपरेशनल डिस्टिंक्शन आ जाती है कि डिस्पोटिक स्टेट्स जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, या वो स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती, उनके अदरवाइज उनके अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। अब यहाँ पे बिहेवियर्स और उनके अप्रोचेस का फर्क आ जाता है कि वो किस तरीके से अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे। तो ये 6 एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो स्टेट एक अपने लिए इफेक्टिव पॉलिसी बनाएगी जिसके जरिए वो अपनी ताकत को 3 नेचुरल फीचर्स को 3 मैन मेड सपोर्टिव फीचर्स के जरिए खुद को समंदर में हुक्मरानी के काबिल बनाएगी। वो यहाँ पे अपने उस पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रीज बनाएगी, उनको सिखाएगी एक्सपोर्ट कैसे करना है, उनको बताएगी कि इस स्किल से फायदा कैसे उठाना है, और लोकल लोग इस काबिल हो जाएंगे कि वो फिर वाइडर ब्रॉडर नेशनल इकोनॉमी का हिस्सा बन सके। तो मुझे, अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ, तो मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत, सबसे स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, जिसमें वो बात नहीं करता कि आप जहाज़ बढ़ाते जाएँ, वो बात करता है कि ट्रेड बढ़ाएँ। वो ये बात करता है कि अपने लोगों को डेवलप करें। जब वो ट्रेड करेंगे, जब उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो ऑटोमैटिकली पूरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। फिर ट्रेड बढ़ने की वजह से आपको ट्रेड की हिफाज़त के लिए भी तो नेवीज़ चाहिए, तो फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। फिर वो ये बात करता है कि जब आपने नेवी बनानी है, तो आप वो इंडस्ट्री भी अपने पास बनाएँ, जो आपको जहाज़ बना के दे, जो आपको कमर्शियल शिप भी बना के दे, जो आपको नेवी के शिप्स भी बना के दे। तो यहाँ से पूरी एक सी पावर का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। हम अब समझ सकते हैं कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर की बात करें, तो ब्रिटिश एम्पायर की ट्रेड और फिर ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जो उनकी फोर्सेस थी या उनकी नेवीज़ थी, उनको मजबूत करती रहीं। ऑटोमन एम्पायर की आप बात कीजिए, ऑटोमन एम्पायर में आपके अगर इल्म में हो, बारबरोसा, आप लोगों ने जिस किसी ने टर्किश ड्रामास देखे होंगे, तो शायद उनके ज़हन में हो वो जो रेड हेयर्ड उनके पास था एडमिरल, ही वाज अ पायरेट।
एक ज़माने में जब नेवल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ग्रीक्स, रोमन्स और हर पुरानी जितनी एम्पायर थी, ये सब क्या करते थे कि उस इलाके के जो पायरेट्स थे, उनको मर्सिनरीज़ के तौर पे इस्तेमाल करते थे। उनको पेमेंट्स की जाती थी और उनकी ज़िम्मेदारी ये रखी जाती थी कि आप हमारे समंदर की हिफाज़त भी करेंगे और फिर आप दुश्मन की खबरें भी हमें देंगे और दुश्मन के जहाज़ को आप लूट लें, वो आपका माल-ए-गनीमत है, आपका राइट है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ लॉ ऑफ द सी मज़बूत हुआ और समझ में आना शुरू हुआ कि ये ऐसे नहीं है, इस तरह तो जो भी ताकतवर है, वो कमज़ोर के ऊपर हमला करता रहेगा। तो फिर लॉ ऑफ द सी ने इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ कवानीन बना दिए। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि जो महान के 6 एलिमेंट्स हैं सी पावर के, ये पहले भी एप्लीकेबल थे, आज भी एप्लीकेबल हैं और आज के ज़माने में हमारे सामने इसकी 3 बहुत बड़ी मिसालें मौजूद हैं। अमेरिका हैज़ फॉलोड सी पावर, सेकंड इज़ चाइना, चाइना हैज़ फॉलोड सी पावर एंड इंडिया, इंडिया इज़ आल्सो मैसिवली वर्किंग ऑन सी पावर। अब हम आगे चलते हैं। मुझे डॉक्टर साहब आपने टाइम के बारे में बताना है जब हम शॉर्ट ऑफ टाइम होने लगें। जी मैम, अभी आप कंटिन्यू करें, टाइम का मैं आपको ना बीच में बताता हूँ फिर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा। ओके, द थर्ड थ्योरी इज़ हार्टलैंड थ्योरी। अब मैंने हार्टलैंड और रिमलैंड को एक हेड में रखा है, इसलिए कि हार्टलैंड थ्योरी इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द सी। That is not the one which is essentially having some kind of control or linkage with the sea. Rather, it is having strong impact on the theories of the sea. अब हम बात करते हैं मैकेंडर की हार्टलैंड की। बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगी। मैकेंडर ने 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में 1904 में उसने एक थीसिस दिया जिसमें उसने बात की कि जियोग्राफिकल पिवट है आपका दरमियान का एरिया, उस एरिया को उसने आइडेंटिफाई किया। अगर आज के ज़माने में आप इसको लेके आएँ, तो ये वो एरिया है जो पिवट एरिया था, जो सेंट्रल एशिया बनता था, रशिया का कुछ हिस्सा और सेंट्रल एशिया का कुछ हिस्सा पिवट बनता था। और पिवट से बाहर वाले एरिया को उसने कहा कि ये इनर क्रिसेंट है और फिर बिल्कुल बाहर जाके जो ज़मीनें थी, लाइक ज़मीनों से मुराद है जो दोनों अमेरिकाज़ थे और ऑस्ट्रेलिया। उसने इनके बारे में ये कहा कि ये आउटर क्रिसेंट है या इंसुलर क्रिसेंट है। उसने इस थ्योरी के ऊपर 3 स्टेजेस में इस थ्योरी को डेवलप किया। अब इंटरेस्टिंगली उसने जब पहला थीसिस दिया था दैट वाज़ अबाउट द पिवट एरिया। उसने इसलिए पिवट एरिया कहा, उसने ये कहा कि ये जो लैंड है, अब उसका जो फोकस है वो लैंड है। अब ये ज़हन में रखिएगा इस चीज़ को। उसका फोकस लैंड है, ही डज़ नॉट टॉक अबाउट द सी, रादर ही कंसीडर्स दैट द सी इज़ द थ्रेट, द सोर्स ऑफ थ्रेट। तो पिवट एरिया को उसने कहा कि ये रिसोर्स रिच एरिया है। और उसने इसके लिए 2 खतरों की बात की। उसने कहा कि थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम सीमैन, और ये सीमैन वो हैं जो आप इसी मैप पे देखिए आपके लेफ्ट साइड पे, इसी पिवट एरिया जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस पिवट एरिया की अगर कर्सर मूव होता हुआ नज़र आए, तो ये वाली जो साइड है, यहाँ से समंदर करीब है और यहाँ से आपके पास बाल्टिक करीब है और यहाँ से आपके पास ब्लैक सी करीब है। तो वो यहाँ के ज़रिए मेडिटेरेनियन पे लिंक हो रहा है और इसके ज़रिए वो आके नॉर्दर्न अटलांटिक में और फिर ऊपर फर्दर आर्कटिक में लिंक हो रहा है। तो उसने ये कहा कि थ्रेट वुड बी कमिंग फ्रॉम द सीमेन, वो लोग जो ईस्टर्न यूरोप की तरफ से या फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की तरफ से समंदरों के ज़रिए आएँगे, तो वो आपको थ्रेट देंगे। और दूसरा थ्रेट की वो बात करता है हॉर्समैन की, यानी मंगोल्स जो घोड़ों के पुश्त पे सवार हों और वो आपके लिए थ्रेट लेके आएँ। अदरवाइज़ वो ये कहता है कि पिवट एरिया वो है जो रिसोर्स रिच है और ये पूरी दुनिया को होल्ड करेगा, उसकी सियासत को होल्ड करेगा। और इनर क्रिसेंट उसने ईस्टर्न यूरोप को लिया और उस पूरे लैंड को लिया जो आज के ज़माने में अगर आप देखें तो चाइना को भी वो कवर कर रहा है। फिर उसने पहली वर्ल्ड वॉर के साथ इसमें चेंज की, उसने इसको थोड़ा-सा फैला दिया और उस वो आपका जो आज के ज़माने का बलूचिस्तान है, उसको भी उसमें ले आया। बलूचिस्तान की सिर्फ़ उसने गवादर वाली साइड को, मकरान बेल्ट को छोड़ा, इधर से उसने पूरा हिस्सा अंदर शामिल कर लिया पिवट में। और दूसरी तरफ से उसने उसमें ये चेंज की कि उसने ये कहा कि जो सब सहारन अफ्रीका है,
ये भी पिवट है, यानी उसने पिवट को डिफरेंटली एक्सपैंड किया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने दोबारा इसको रिवाइज कर दिया और उसने उसके बाद कुछ एरिया कम कर दिया, और वो जो एरिया कम किया वो उसने ईस्टर्न रशिया की तरफ से कम कर दिया। उसने कहा कि ये साइड बिल्कुल महफूज है और इधर से थ्रेट नहीं होगा, और असल में अब जितना फोकस है वो इस पूरे एरिया में होगा। पर्सनली आई डू नॉट अग्री विद हिज अप्रोच इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जिन जमानों में वो बात करता था उन जमानों में तो अभी बहुत आगे की कहानी थी कि वहां पे गैस और ऑयल एक्सप्लोर हुआ हो, वो बाद की कहानी बनी। उस वक्त तक यहाँ पे तो इंसान भी नहीं थे, ह्यूमन कैपिटल की अगर वो बात करे, लेकिन समहाउ उसने इस एरिया के ऊपर बात की। हाँ, अदरवाइज आप देखें तो ये एक मैसिव लैंड मैस है, और इसके लिए उसने एक खास नाम दिया जिसको उसने कहा कि ये वर्ल्ड आइलैंड है। जो दरमियान का हिस्सा हमारे सामने नजर आता है जिसमें यूरेशिया और अफ्रीका शामिल है, यानी यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इसको उसने कहा वर्ल्ड आइलैंड है। और ये जो आउटर लैंड्स हैं, आउटर क्रिसेंट वाली, इसको उसने बिल्कुल अलहदा कर दिया। अब इससे आगे चलती है कहानी अगली जो हमसे लिंक है, रिमलैंड थ्योरी बाय मैं स्पाइकमैन। मलिहा। जी, जी मैंने आपको चैट पे टाइप कर दिया था टाइमिंग का। ओके, ठीक हो गया। मेरे पास कितने मिनट्स है, मैं उस तरीके से लेके चलूं? जी मैम 12 ओके, मिनट्स। राइट, ठीक है, बस मैं क्विकली इसका बताती हूँ। रिमलैंड में स्पाइकमैन ने मैकेंडर की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन उसने उसको चेंज कर दिया और वो उसमें वेरिएशन ले आया। उसने ये कहा कि स्पाइकमैन जो ये बात करता है कि ये हार्टलैंड है, ट्रू ये हार्टलैंड है, लेकिन असल में ताकत वहां नहीं रुकेगी, ये रिम पे आ जाएगी, यानी वो साहिली इलाके जो हार्टलैंड को कनेक्ट करते हैं। यानी उसने महान की सी पावर को और मैकिंडर की हार्टलैंड को इकट्ठा करके जो थ्योरी दी, दैट इज रिमलैंड। बाकी उसने फिजिकल फीचर से इख्तलाफ नहीं किया। हाँ, उसका इनर क्रिसेंट वो जमीन से उठा के समंदर में ले आया, वो समंदर जो बाल्टिक से स्टार्ट होता है और ब्लैक सी और इधर से मेडिटेरेनियन और इधर से रेड सी को कवर करता हुआ फिर वो हमारे इंडियन ओशन में और फिर पैसिफिक तक चला जाता है, इसको वो इनर क्रिसेंट कहते हैं। और आउटर क्रिसेंट में वो ले जाता है अटलांटिक और वो वाले पानी जो बाहर की साइड पे हैं। और वो ये कहता है कि अगर आपने इस सारी चीज को, जहाँ पॉपुलेशन, रिसोर्सेज और वेल्थ है, इसको अगर कंट्रोल करना है तो ये मैरीटाइम हाईवे कंट्रोल करेगी, जो इन तमाम साहली इलाकों को, यानी रिम लैंड को। रिम होता है किनारा किसी भी चीज का, ग्लास के किनारे को रिम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास लैंड मैस है उसका किनारा रिम है। तो ये स्पाइकमैन का आइडिया था, जो ये बात करता था कि ये दोनों को आप मिलाएंगे तो आपके पास ये थ्योरी बनेगी। अभी मैं इसको ब्रीफ करते हुए आती हूँ। ये उसके बारे में जो इसके वर्ड मशहूर हैं वो ये हैं कि हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। इससे आगे चलिए ब्रीफली अब मैं जियो इकोनॉमिक्स बताऊंगी। जियो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंटरप्ले है इकोनॉमी का और जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द स्टेट। इसका जो इंटरफेस है उसको हम मुख्तसरन जियो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। इसकी डिटेल तो बहुत है, लेकिन अभी अगेन हमारा बहुत वक्त जाया हुआ, तो हम बात करते हैं इसकी जो ब्रॉडर डिस्टिंक्शन हमारे सामने आती है। इसको हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, लुटवैकियन अप्रोचेस और नॉन लुटवैकियन अप्रोचेस। बेसिकली जियो इकोनॉमिक डिस्कोर्स नया नहीं है। जियो इकोनॉमिक डिस्कोर्स बहुत पुराना डिस्कोर्स है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में ये डिस्कोर्स हमारे सामने आता है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जब एडवर्ड लुटवक ने ये कहा कि आने वाले वक्त में अब स्टेट्स मिलिट्री मींस ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो नहीं इस्तेमाल होंगे, और कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अब जो मींस इस्तेमाल होंगे वो इकोनॉमिक मींस होंगे। यहाँ पे मैं फिर कहूंगी कि ये नई बात नहीं है, इकोनॉमिक मींस इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब इसने ये कहा कि मिलिट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी और यहाँ पे इकोनॉमिक मींस के ऊपर फोकस होगा। लेकिन आने वाले वक्तों में ये पता चला कि मिलिट्री कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हो सकती। आप जितनी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ाएंगे आपको उतनी ज्यादा मिलिट्री चाहिए। आपके पास एसिमेट्रिक वल्नरेबिलिटीज होती हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम पे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी रीजन है
जो आपको बताती है कि आपको अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, यानी बिजनेस आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, यानी स्टेट की इकोनॉमी। इसी तरह आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह आपके पास अगर वो वाले रिग्स हैं जो समंदर में वाक़ हैं, तो उनकी हिफाज़त भी आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। आपकी सब चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको बगैर मिलिट्री के नहीं लेके चल सकते। तो नॉन लुटफैकियन अप्रोच मुख्तसरन आपको ये बताती है कि आपकी जितनी भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, ये इनइफेक्टिव हैं अगर आप अपनी मिलिट्री मीन्स को एनहांस नहीं करते, यानी मिलिट्री एंड इकोनॉमी विल गो हैंड इन हैंड। आप इनको एक-दूसरे से अलग नहीं कर सकते और कहीं न कहीं, किसी न किसी स्टेज पे आपको अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सहारा लेना पड़ता है, फौज का और अपने मिलिट्री माइट को बढ़ाना पड़ता है ताकि आप अपने एसेट्स को महफूज कर सकें। आखिरी स्लाइड में पढ़ देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आखिरी है। मोर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ड्यू टू हायर रिलायंस ऑन द सिक्योर एंड स्टडी ग्लोबल फ्लोज। ग्लोबल फ्लोज में कैपिटल आता है, यानी ये जो फिजिकल कैपिटल है, यानी पैसे। डेटा आता है इंफॉर्मेशन की सूरत में, इंटेलिजेंस की सूरत में, टेक्नोलॉजी आती है, एनर्जी, गुड्स, माइग्रेशंस, इलीगल इकोनॉमी इसी में आती है। लाइक जो स्मगलिंग के थ्रू जो फ्लोज होते हैं, बहरहाल इकोनॉमी में तो शामिल होते हैं ना वो, इन गुड वे और बैड वे इकोनॉमिक फ्लो तो है। तो इन तमाम चीजों को एक खास तौर पे एक खास लेवल की सिक्योरिटी चाहिए। अब इनलीगल इकोनॉमिक फ्लो को रोकने के लिए भी तो यू नीड फोर्सेस। स्मगलिंग को रोकने के लिए आपको सिक्योरिटी एजेंसीज चाहिए, आपको नेवीज चाहिए, आपको कोस्ट गार्ड्स चाहिए। तो इस सूरत में हर हाल में इन फ्लोज को महफूज रखने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए आपको जरूरत है कि आप सिक्योरिटी के पैराडाइम को चेंज करें, जो चेंज हुआ था फिर स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज की सूरत में, जो कि हमारा आज का टॉपिक नहीं था। क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच मैम मलिहा। मैं आपके 5 मिनट और लेना चाहूँगी अगर हमारे स्टूडेंट्स के पास कोई क्वेश्चन है। जरूर। किसी के पास कोई सवाल? जी, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज? मैम एक क्वेश्चन था, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पॉलिटिक्स ऑफ सी के हवाले से कौन सी थ्योरी ज्यादा अप्लाई हो रही है आजकल के दौर में? इसमें अगर हम देखें तो एक तो हमें महान की अप्रोच लगती है जो रेलेवेंट है, जो ज्यादा अपनाई जा रही है। लेकिन बिल्कुल करंटली अगर मैं बात करूं तो दैट इज जियो इकोनॉमिक्स, जो नॉन लुटवैकियन जियो इकोनॉमिक्स है। जो चाइनीज अप्रोच है रेफरेंस टू इट्स मॉडर्नाइजेशन, जो उसकी 4 मॉडर्नाइजेशंस हैं चाइना की, उसको अगर आप देखें तो दैट इज द डिपिक्शन ऑफ दिस अप्रोच, नॉन लुटवैकियन जियो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे नॉन लुटवैकियन जियो इकोनॉमिक्स को अगर आप देखें तो एक और चीज हमें समझने की जरूरत है कि नॉन लुटवैकियन जियो इकोनॉमिक्स और ओवरऑल जियो इकोनॉमिक्स, दैट इज द मिडिल ग्राउंड्स ऑफ रियलिज्म एंड लिबरलिज्म। यहाँ पे स्टेट का रोल हमें बहुत ज्यादा एनहांस्ड नहीं नजर आता इन टर्म्स ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि ट्रेड हो रही है। तो रियलिज्म में तो ट्रेड है ही नहीं ना, रियलिज्म में तो सिर्फ मिलिट्री माइट है। लेकिन अगर हम ट्रेड को देखते हैं तो हमें लगता है लिबरलिज्म है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चाइना पे चले जाएं तो क्या चाइना लिबरल है? नहीं, चाइना बिल्कुल भी लिबरल नहीं है। चाइना को अगर हम देखें, उसके सिस्टम की बात करें तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अथॉरिटेरियन। तो हमें ये लगता है कि जो जियो इकोनॉमिक्स है, इसीलिए अभी तक ये अप्रोच है, क्योंकि अभी तक हम इसके फीचर्स डिटरमिन नहीं कर सके। हम इसको थ्योरी नहीं कहते, जियो इकोनॉमिक थ्योरीज नहीं होती, बेसिकली जियो इकोनॉमिक अप्रोचेस होती हैं, क्योंकि अभी ये इवॉल्व हो रही हैं। तो यस, जियो इकोनॉमिक इज वेरी मच देयर एंड सी पावर इज देयर। मैम आपने शुरू में कहा था कि मैं इनको आईआर थ्योरी से रिलेट करूंगा, लेकिन जियो पॉलिटिकल थ्योरी के अलावा आपने किसी को रिलेट नहीं किया होगा, स्पेशली अगर आप सी पावर मेरा थ्योरी बच्चा मेरा बच्चा टाइम हमारे पास इतना शॉर्ट है। अभी जो मैंने आपको इतने गिवन टाइम में लेक्चर दिया है, आप यकीन करेंगे कि ये हमारा लेक्चर 3 वीक्स का होता है। क्योंकि इसमें अगर मैं अप्लाई इसको करती हूँ, अगर हम सी पावर की, मैंने आपको मुख्तसर मिसालें दी थी कि सी पावर को अगर हम देखें तो यूएस इसको अडॉप्ट कर चुका था जब ये आई थी।
फिर चाइना ने अडॉप्ट किया 1970s ऑनवर्ड्स, हमें नजर आता है खासतौर पे 1982 ऑनवर्ड्स चाइना सी पावर के ऊपर काम कर रहा है, और उस सी पावर के लिए उसने अपनी हायरार्की चेंज की है पूरी। चाइना की हायरार्की पहले फोर्सेस में बिल्कुल वही थी जिस तरह पाकिस्तान की है, कि अब पाकिस्तान की 56 में हुई थी हायरार्की चेंज, चाइना ने इसको दोबारा रिवर्स किया था अपने पास। हमारे पास आर्मी टॉप पे है, नेवी सेकंड नंबर पे है, एयरफोर्स थर्ड नंबर पे है। सिमिलर केस वाज विद चाइना बिफोर 1982। लेकिन 82 में जब उसने हायरार्की अपनी स्विच की तो उसने नेवी को टॉप पे किया, ये मानते हुए कि नेवी का रोल सबसे ज्यादा है, और अगर समंदर महफूज होंगे तो तिजारत महफूज होगी, और उनका होल्ड वहां पे होना जरूरी है। तो इस हायरार्की के चेंज होने से अप्रोच चेंज हुई, और उस अप्रोच के चेंज होने से आप चाइना को आज यहाँ पे देख रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये अंडरस्टैंडिंग थी कि समंदर की अहमियत क्या है। और इसी तरह अगर हम आज के ज़माने में, मैंने बताया था आपको कि इसकी एप्लीकेशन अगर आप करें तो इंडिया हमारे अपने रीजन में बहुत बड़ी मिसाल है। इंडिया का जो 2015 में सागरमाला आया था, उसकी जो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन की एक अप्रोच थी, उसकी बहुत सी स्ट्रेटजीज आती रही हैं। उसमें से सागरमाला अगरचे बहुत कामयाब नहीं है, लेकिन वो ये बात करता है कि आप अपनी इकोनॉमी को उसको एक्सपैंड करें, समंदर में लेके जाएं, उस इकोनॉमी को, ट्रेड को बढ़ाएं, ताकि आपकी विजिबिलिटी समंदर में ज्यादा और आपका कंट्रोल ज्यादा हो समंदर में। तो इन तीन में हमें नजर आता है। अदरवाइज ये कि ये नहीं है कि खत्म हो गई है, आज भी ये प्रैक्टिकल है। मेरा मानना ये है कि इवन अगर पाकिस्तान भी अगर सी पावर पे काम करता है, इसको अपने सामने एक बीकन के तौर पे लेता है, एक रहनुमाई की रोशनी के तौर पे, तो मुझे यकीन है कि हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जियो इकोनॉमिक्स की। अगेन चाइना जियो इकोनॉमिक्स पे है। 2017 से पहले अमेरिका बिल्कुल भी जियो इकोनॉमिक्स पे नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि इकोनॉमिक मीन्स को वो पॉलिटिकल गेम प्ले में यूज करता था, लाइक एम्बार्गोस लगा देना स्टेट्स को बताने के लिए कि आप मेरी कंप्लायंस नहीं कर रहे, वर्ल्ड ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं कर रहे। तो वो मीन्स उस वक्त भी इस्तेमाल हो रहे थे, इकोनॉमिक मीन्स, वॉर्स भी थी, एम्बार्गोस भी थे, सैंक्शंस भी थी। लेकिन जियो इकोनॉमिक्स 2017 ऑनवर्ड्स हमें नजर आई जब ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली। तो तब हमें समझ में आया कि जियो इकोनॉमिक्स इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया होगा बेटा। क्वेश्चन है कोई? शॉर्ट क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन। मैम, वेरी ट्रू के थोड़े से टाइम में बहुत एलेबोरेट किस्म का लेक्चर था। मैम, जहाँ हम बात करते हैं ब्रीदिंग स्पेस की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसा जर्मन का कंसेप्ट था कि आप एरिया को मैक्सिमम कैप्चर कर लें और उस पे उसको एग्री में कर लें, या अपनी स्पेस पे एरिया को, टेरिटोरियल अपनी जो बाउंड्रीज को उनको बढ़ा लें, और उससे वो उनकी माइट इंक्रीज हो रही थी। बट मैम, अभी जब बात हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की, इकोनॉमिक जो है चीजें और राइट कर जाती हैं बहुत चीजों, क्या ये थ्योरी अब भी एप्लीकेबल है? क्या जो बहुत सी दुनिया के अंदर ग्लोबल चेंजेस आई हैं, इन्होंने क्या इस चीज को मिटिगेट नहीं कर दिया, इस थ्योरी को? ये कमेंट्स प्लीज। आपको अदरवाइज नहीं लगता? इसलिए कि आप ये देखिए कि ग्लोबलाइजेशन आपकी फिजिकल आइडेंटिटी को कम कर चुकी है। हर वो आइडिया जो ग्लोबलाइज्ड है, जिसमें आपके बॉर्डर्स लिक्विफाई होते जा रहे हैं, यानी प्रोडक्शन से लीजिए, चैलेंजेस से लीजिए, जो चीजें ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हुई हैं वो तो ऑलरेडी आपकी स्पेस को कम कर चुकी हैं। यानी स्टेट की इंडिविजुअल स्पेस को कम करके एक ओवरऑल सिस्टम की स्पेस को बढ़ा चुकी हैं। तो ये अभी भी रेलेवेंट है। आपको क्यों लगता है कि मार्केट्स क्यों कैप्चर करते हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स? आपको क्या लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी की वॉर होती है यूएस और चाइना के दरमियान में, तो क्या ये इस चीज की वॉर है कि वो एक दूसरे के डोमेन में ना आए? नहीं, ये वॉर ये है कि जो स्पेस अमेरिका कैप्चर कर चुका है थ्रू इट्स टेक्नोलॉजी, वो नहीं चाहता कि वो स्पेस शेयर हो चाइना के साथ। तो एक्सपैंड तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी आज भी रेलिवेंट है। वो जो पहला पॉइंट था ना उसका, कि कल्चर के थ्रू, तो अब कल्चर को आप एक्सपैंड कर लीजिए, कल्चर में आप टेक्नोलॉजी भी डाल लीजिए, कल्चर में आप इंफॉर्मेशन भी डाल लीजिए, कल्चर में आप थ्रेट्स भी डाल लीजिए। जो जो चीजें ग्लोबलाइज्ड हो चुकी हैं वो सब की सब चेंज कर चुकी हैं इंटरनेशनल सिनेरियो को।
तो इन वन वे और अदर वे ये सब चीजें इस वक्त इन एक मिक्स बन चुका है। जैसे कंकॉक्शन होता है ना, जैसे वो आप देखते हैं जो जादूगरों वाली मूवीज होती हैं, तो वो एक बड़े से पैन में कॉल्ड्रॉन में बहुत सारी चीजें डालते हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पिक्चर है ये उसी तरह का कॉल्ड्रॉन है जिसमें सिमर हो रहे हैं इश्यूज। कभी इशू सिमर होता है, किया जाता है या हो जाता है, तो वो निकलता है साउथ चाइना सी का। कभी वो सिमर हो रहा होता होते होते एक उबाल सा आता है, तो वो टेक्नोलॉजी की वॉर निकल आती है। फिर वो एक छोटा सा उबाल आता है तो टेररिज्म आ जाता है, फिर एक उबाल आता है तो उधर से पैलेस्टाइन के इशू को निकाल देते हैं। तो ये सब चीजें इस वक्त सारी थेरीज दुनिया में मौजूद हैं, सबकी सब थेरीज अप्लाई हो रही हैं हर पिक्चर पे कहीं ना कहीं से। ये हमारा कमाल है जो स्कॉलर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, कि उन थेरीज की रेलेवेंस और उनकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर हम बात करें। थैंक यू मैम, हमारे तमाम सवालात का जवाब देने के लिए, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला पूरी क्लास की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत फ्रूटफुल था लेक्चर और सबको बहुत पसंद भी आया। बहुत शुक्रिया बेटा। मेघना। Close.